Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Muhammad Usman Salim. I am from UGI Chemistry Department. बेटा कोरोना वायरस की वजह से ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं और आपसे डेली की तरह स्टार्ट में यही बड़ी स्ट्रॉन्ग अपील है कि अपनी क्लासेस को फुली फोकस्ड वे में जो है वो देखें, अपने लेक्चर्स सुनें और जो भी टीचर्स आपको लेक्चर्स देते हैं आप उन लेक्चर्स को 40 मिनट्स के लेक्चर को 40 मिनट्स में ही सुने, फॉरवर्ड करके नहीं सुने। दूसरा ये अपने लेक्चर नोट्स बनाएं, आपके अपने बनाए हुए नोट्स बेस्ट हैं और यूनिक नोट्स को ज़रूर देखिए। आपको यूनिक नोट्स से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, बहुत ज़्यादा MCQs और एडिशनल क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और ये वो क्वेश्चन है जो बार बार रिवाइज हुए होंगे एग्ज़ाम में, ठीक है। दूसरे नंबर पे हमने चैप्टर 4 स्टार्ट किया हुआ था और हमारा जो टॉपिक था पेज 85 पे हमने जो प्रीवियस टॉपिक पढ़ा था डेट वाज प्रॉपर्टीज़ एंड एप्लीकेशन ऑफ कंपाउंड्स हैविंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग और उसमें भी हमने जो सब टॉपिक डिस्कस किया था दैट वाज थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोवलेंट हाइड्राइड्स। कौन कौन से ग्रुप्स के थे? अगर आपका वो लेक्चर आपने नोट किया और लेक्चर आपके सामने है तो ज़रा लेक्चर को देखते जाइएगा, अपने रजिस्टर को सामने रखिएगा। जो मैं आपसे डिस्कशन करूँगा आप ज़रा उस डिस्कशन को सामने रख के मेरी बातों को गौर से सुनते जाइएगा। हमने डिस्कस किया कि जो भी ऐसे कंपाउंड, यहाँ पर सिंपल वे में अगर बात स्टार्ट करूँ तो हमने एक कॉलम था पेज 85 पे राइट साइड पे, उस कॉलम में कोई 16 कंपाउंड्स लिखे थे और उन 16 कंपाउंड्स के बॉइलिंग पॉइंट भी साथ मेंशन थे। मैंने उन 16 कंपाउंड्स को 4 के ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। उन 16 कंपाउंड में फर्स्ट 4 जो कंपाउंड थे वो 4th ग्रुप के हाइड्राइड थे, इसी तरह नेक्स्ट 4 जो थे वो 5th ग्रुप के हाइड्राइड थे, इसी तरह जो उसके बाद जो 4 आ रहे थे वो 6th ग्रुप के और नेक्स्ट जो 4 थे वो 7th ग्रुप के। इन सब के बॉइलिंग पॉइंट बना के मैंने एक टेबल मेंशन कर दिया आपको और उस टेबल में मैंने आपसे डिस्कस किया कि बॉइलिंग पॉइंट पीरियोडिक टेबल में डाउन द ग्रुप क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर आप पीरियोडिक टेबल में किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा। अपने लेक्चर नोट सामने रख के मेरी बातें सुनिएगा, ठीक है। फिर हमने 4th ग्रुप में ये ट्रेंड देखा तो 4th ग्रुप ने ट्रेंड को फॉलो किया। 5th ग्रुप के फर्स्ट कंपाउंड ने इस ट्रेंड को फॉलो नहीं किया। इसी तरह 6th ग्रुप में वाटर, 7th ग्रुप में हाइड्रोजन फ्लोराइड इन ट्रेंड्स को फॉलो नहीं किया ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये सारी चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस की। उसके बाद हमने कुछ एक क्वेश्चंस डिस्कस किए। मैंने आपसे डिस्कस किया कि HF जो है वो वीकर एसिड है एज़ कम्पेयर टू HCl। रीज़न क्या है? क्योंकि HF के केस में अगर आप हाइड्रोजन को देखें तो हाइड्रोजन इज़ इंट्रैप्ड बिटवीन 2 फ्लोरीन एटम्स। तो हाइड्रोजन को दोनों फ्लोरीन में से निकालना यानी कि H पॉजिटिव को निकालना मुश्किल हो गया। H पॉजिटिव निकालना मुश्किल हो गया। अब एसिड क्या है? हर वो स्पीशीज जो H पॉजिटिव देगी वो एसिड है। हाइड्रोजन फ्लोराइड के केस में H पॉजिटिव निकालना मुश्किल हो गया, इसका मतलब ईजिली H पॉजिटिव नहीं मिल रहा तो ये अच्छा एसिड नहीं है एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द हाइड्राइड ऑफ द ग्रुप मेंबर्स। उसके बाद हमने डिस्कस किया नेक्स्ट क्वेश्चन कि HF जो है इसका हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है लेकिन वाटर का बॉइलिंग पॉइंट फिर भी ज़्यादा है। इसके पीछे क्या रीज़न है? तो अगर आप टॉपिक ज़रा रिवाइज करें हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, तो जब मैं एग्जाम्पल्स लिख रहा था तो हर एग्जाम्पल के नीचे मैं ये भी लिखता था कि किस कंपाउंड में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड है। वाटर के केस में आपने देखा तो देयर वर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स पर मॉलिक्यूल। HF के केस में 1 हाइड्रोजन बॉन्ड पर मॉलिक्यूल। HF में हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग तो है लेकिन वाटर के केस में नंबर ऑफ हाइड्रोजन पर मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड पर मॉलिक्यूल ज़्यादा थे तो इसलिए वाटर जो था इसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा थी और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ गया था। इसी तरह हमने बताया कि जैसे जैसे आप पीरियड में नीचे आते जाएंगे बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होते जाएंगे। पहले पीरियड का बॉइलिंग पॉइंट दूसरे वाले से कम होगा, यानी कि दूसरे पीरियड का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। तीसरे वाले पीरियड में जो हाइड्राइड्स हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गए। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप नीचे आते हैं साइज़ इंक्रीज़ होते हैं। साइज़ इंक्रीज़ होंगे तो पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज़ होगी, पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज़ होगी
तो LDF इंक्रीज होंगी, LDF इंक्रीज होंगी तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होंगे ऑब्वियसली। ये सारी एक चेन चल रही थी इस तरह। लास्ट में हमने डिस्कस किया हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स, इनकी सॉल्युबिलिटी। तो मैंने आपसे कहा कि एक बचपन से हम जूनियर क्लासेस से एक नारा पढ़ते आ रहे हैं, एक स्लोगन हम सीखते आ रहे हैं, लाइक डिज़ोल्व लाइक। पोलर पोलर में डिज़ोल्व होंगे, नॉन पोलर में डिज़ोल्व होंगे, पढ़ते आ रहे हैं हम। वाटर पोलर है, अल्कोहल नॉन पोलर है, लेकिन वाटर और अल्कोहल तो डिज़ोल्व हो गए, एक दूसरे में मिक्स हो गए, मिसिबल हैं। क्यों है? हालांकि पोलर नॉन पोलर तो मिक्स हो ही नहीं सकते। तो वाटर और अल्कोहल इसलिए मिक्स हुए थे क्योंकि वाटर में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, अल्कोहल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इसका मतलब वो कंपाउंड्स जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है, चाहे वो पोलर है या नॉन पोलर है, दे कैन बी मिक्स्ड, आप उन्हें मिक्स कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ी सी हमने कल लास्ट लेक्चर में डिस्कशन की थी। आज का जो हमारा लेक्चर है दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ आइस। तो बेटे साथ साथ रहिएगा, टॉपिक आसान है। ठीक है, इसको मे भी फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम आप पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा आपको चीज़ें नहीं लगें, लेकिन आपने फोकस करना है, चीज़ें आसान है सारी इसमें। स्ट्रक्चर ऑफ आइस है जी। स्ट्रक्चर ऑफ आइस हम बाय बुक तो डिस्कस कर ही लेंगे, लेकिन स्ट्रक्चर ऑफ आइस को डिस्कस करने से पहले हमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, एंड दैट इज अबाउट थर्मल एक्सपेंशन। दैट इज अबाउट थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन क्या है? हम सीखते आ रहे हैं कि, चलें पहले इसके डेली लाइफ से एग्जांपल देखते हैं। घर पे अगर कभी आप मिल्क बॉयल कर रहे हो, जो भी बर्तन है उसमें मिल्क है, आप उसको हीट करते हैं, एक स्पेसिफिक टाइम के बाद वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो जाता है, जिसे घर वाले अक्सर कहते हैं जी बॉयल हो गया, उतार ले नहीं तो ये मिल्क सारा गिर जाएगा। हुआ क्या कि हीट मिलती गई और एक वक्त ऐसा आया कि थर्मल एक्सपेंशन इतनी ज़्यादा हो गई कि आपके नुकसान होने के चांसेस हैं। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि जब हम मैटर को हीट करते हैं तो मैटर एक्सपैंड होता है। मेरी बात को गौर से सुन लीजिएगा, जब भी हम मैटर को हीट करेंगे मैटर एक्सपैंड होगा। यही कॉन्सेप्ट वाटर के लिए भी है। अगर आप वाटर को हीट करेंगे तो जो वाटर का वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ होगा। अब मैं ये सारी बातें डिस्कस क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि इसका डायरेक्ट रिलेशन है स्ट्रक्चर ऑफ आइस के साथ। बात करते हैं जी, स्टार्ट करते हैं सिंपल पहले डेंसिटी से। डेंसिटी क्या है? डेंसिटी इक्वल है मैस बाय वॉल्यूम के। लेट्स से मेरे पास वाटर है और कितना वाटर है, उसका मैस है जी 1 kg वाटर। वैसे तो हम लिक्विड को लीटर्स में मेजर करते हैं, लेकिन चूंकि मैस मेजर करना है तो मैं केजी में मेजर कर रहा हूँ। इसका मतलब मैस मैंने फिक्स कर दिया, मैस को मैं चेंज नहीं करने जा रहा। ठीक है, अब मैं बात करूँगा वॉल्यूम की। अगर मैं 1 kg वॉल्यूम, अच्छा जी, थर्मल एक्सपेंशन के बाद जो दूसरी चीज़ मैं पहले डिस्कस करूँगा दैट इज डेंसिटी। डेंसिटी का अगर आप फॉर्मूला लिखें तो डेंसिटी इक्वल होगी मैस बाय वॉल्यूम। इसका मतलब ये हुआ कि जो डेंसिटी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैस, और डेंसिटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के। अब अगर मैस फिक्स कर दिया जाए, मैस चेंज नहीं हो, इट मींस मैस तो हमने कांस्टेंट कर दिया। ठीक है, वॉल्यूम के चेंज होने से डेंसिटी पे इफेक्ट होगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो डेंसिटी कम होगी। क्यों? बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कॉन्सेप्ट ज़रूरी है, पहले ये समझ लें। स्ट्रक्चर ऑफ आइस में एक दो बातें आएंगी जिनको समझाने के लिए मुझे इस कॉन्सेप्ट की हेल्प लेनी पड़ेगी। अगर आप वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो डेंसिटी डिक्रीज होगी, और अगर आप वॉल्यूम कम करेंगे तो डेंसिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी।
अब वाटर के लिए बात करते हैं। अगर आप वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वाटर भी तो मैटर है मेरे भाई। वाटर का अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वाटर का वॉल्यूम बढ़ेगा। वाटर का वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, ये मेरी बातें आपने याद रखनी है। ये सिंपल यहाँ तक बात रखें कि अगर वाटर का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वाटर का जो वॉल्यूम है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्योंकि थर्मल एक्सपेंशन अगर ऑल टाइप ऑफ मैटर्स में है तो ऑब्वियसली वाटर में भी तो मौजूद है। ठीक है, इस बात को आपने याद रखना है। टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं जी, स्ट्रक्चर ऑफ आइस। अब सबसे पहले हम बात करेंगे लिक्विड वाटर की। इन केस ऑफ लिक्विड वाटर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है। मैं यहां पे लिखता जाऊंगा, जरा साथ साथ रहिएगा। मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हैव हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है मतलब इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मौजूद हैं। ठीक है, लेकिन ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं ये इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। होता क्या है इन केस ऑफ लिक्विड वाटर, मैं एक वाटर मॉलिक्यूल हूँ, मेरे साथ इधर भी वाटर मॉलिक्यूल है, इधर भी है, फ्रंट पे भी है, बैक पे भी है, अपवर्ड भी डाउनवर्ड भी वाटर मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। ये मॉलिक्यूल मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये मॉलिक्यूल मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसी तरह फ्रंट वाला, बैक वाला, टॉप बॉटम सभी। जिस मेरी मूवमेंट की वजह से, क्योंकि विद इन वाटर मॉलिक्यूल्स हमेशा मूव कर रहे हैं, मेरी मूवमेंट की वजह से जिस तरफ वाले मॉलिक्यूल की हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी मैं उस तरफ मूव करता जाऊंगा, मेरी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बाकी मॉलिक्यूल्स के साथ ब्रेक होती जाएगी। इसका मतलब विद इन लिक्विड वाटर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है बिटवीन मॉलिक्यूल्स ये बनती भी रहेगी और ब्रेक भी होती रहेगी। मैंने पहली लाइन लिखी, मैंने कहा जी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हैव हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये बनेगी भी और ब्रेक भी होती रहेगी। किस वजह से? ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ वाटर। दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म्स एंड ब्रेक्स, कि ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये बनती भी है और टूटती भी है। किस वजह से? ड्यू टू द मोशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स विद इन द लिक्विड, के विद इन द लिक्विड या विद इन द वाटर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हमेशा मूव कर रहे हैं और उनकी मोशन की वजह से जो दो मॉलिक्यूल करीब आएंगे उनकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी यानी कि बनती जाएगी, जो दो मॉलिक्यूल दूर होंगे उनकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक होती जाएगी। और इसी वजह से लिक्विड में वाटर मॉलिक्यूल्स हमेशा मूव कर रहे हैं। इट मीन्स कि जो वाटर मॉलिक्यूल हैं ये हमेशा मूव करते रहेंगे। अब आपने करना क्या है, अगर आप ये जो मोशन है वाटर मॉलिक्यूल्स की अगर आप इसे कम करना चाहते हैं तो आप वाटर का टेम्परेचर कम करें। टेम्परेचर कम करेंगे, काइनेटिक एनर्जी कम होगी, काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो मोशन भी मॉलिक्यूल्स की कम होगी। इसका मतलब जो मॉलिक्यूल बार बार मूव कर रहे थे कहीं ना कहीं उनकी मोशन स्लो होती जाएगी। आप टेम्परेचर करते जाएं, स्लो होते होते मॉलिक्यूल्स मूव करना रुकेंगे। जहाँ पे मॉलिक्यूल्स मूव करना रुकेंगे वहाँ पे समझें कि आइस फॉर्मेशन स्टार्ट हो गई है। अब ज़रा मेरी बातों को साथ साथ सुनते जाइएगा। नेक्स्ट डिस्कशन में जाने से पहले थोड़ी सी बात और करेंगे। अब मैंने कहा जी कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती भी है, टूटती भी रहती है विद इन द मॉलिक्यूल ड्यू टू द मोशन ऑफ वाटर। अब नेक्स्ट वो कहते हैं जी कि स्ट्रक्चर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज टेट्राहेड्रल, और ये टेट्राहेड्रल क्यों है?
टेट्राहेड्रल एंड, अब देखिए टेट्राहेड्रल अगर मैं कह रहा हूं तो इट मीन्स के 4 कार्नर्स हैं। टेट्रा मीन्स 4 और हेड्रोन मीन कार्नर्स। तो 4 कार्नर है, इन 4 में से 2 कार्नर्स पर तो 2 हाइड्रोजन है, और जो बाकी 2 कार्नर हैं उन बाकी 2 कार्नर्स पे 2 लोन पेयर हैं ऑक्सीजन के। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि एंड 2 कार्नर्स ऑफ टेट्राहेड्रॉन are occupied by 2 lone pair of oxygen atom। कि ये जो टेट्राहेड्रॉन है इसके 4 कार्नर हैं, 4 में से 2 पर तो हाइड्रोजन है, अंडरस्टूड है, और जो बाकी 2 कार्नर हैं उन पे 2 लोन पेयर मौजूद हैं। किसके लोन पेयर? जो कि ऑक्सीजन एटम के लोन पेयर हैं। अब यहाँ तक तो हमने पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग बता दी, मोशन ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल बता दी, फिर हमने वाटर का स्ट्रक्चर भी बता दिया। फिर वो ये कहते हैं कि अब हम नेक्स्ट बात करेंगे डेंसिटी या वॉल्यूम की। इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ वाटर, इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर of water, then volume of water increase, volume of water will increase। अगर हम क्या करें, वाटर का टेम्परेचर बढ़ाएं तो वाटर का वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। क्यों? थर्मल एक्सपेंशन की वजह से। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से वाटर का वॉल्यूम बढ़ेगा, तो टेम्परेचर कम करने से वॉल्यूम क्या होगा? कम होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एंड वॉल्यूम डिक्रीजेज कब? बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर। देखिए बेटे, चीज़ें बड़ी आसान है। मैं इस टॉपिक को डिस्कस करके कि बेटा ये है डायग्राम बना के बता के मैं आगे जा सकता था, लेकिन मेरा हर चीज़ बोर्ड पे लिखने का मकसद ये है कि आप इस बोर्ड को नोट करें, अपने लेक्चर नोट्स बनाएं। आप पेपर में यही लिखेंगे, इंशाल्लाह फुल मार्क्स होंगे आपके। तो इसको साथ साथ नोट ज़रूर कीजिएगा। मैंने कहा जी अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर कम करेंगे वॉल्यूम कम होगा। और वॉल्यूम या डेंसिटी मैक्सिमम कहाँ पे होगी? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अच्छा जी, उसके बाद मैं यहां पे लिखूंगा कि वॉल्यूम डिक्रीजेज अप टू 4 डिग्री सेंटीग्रेड, कि वॉल्यूम 4 डिग्री सेंटीग्रेड तो कम होता रहेगा। अब 4 से टेम्परेचर को ज़्यादा कम करेंगे तो दोबारा से वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्यों? मैं उसके रीज़न की तरफ भी आता हूँ। इफ वी इंक्रीज टेम्परेचर या इफ वी डिक्रीज टेम्परेचर लोअर देन 4 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर आप टेम्परेचर को कम करते हैं 4 डिग्री सेंटीग्रेड से भी, तो क्या होगा? अब वॉल्यूम इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ये टेम्परेचर जरूर याद रखिएगा। नाउ वॉल्यूम स्टार्ट इंक्रीजिंग, वॉल्यूम स्टार्ट इंक्रीजिंग। अगर आप टेम्परेचर को 4 डिग्री सेंटीग्रेड से कम करेंगे तो वॉल्यूम जो है वो दोबारा से इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंचते पहुंचते जो वाटर है वो आइस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, और 9% मोर स्पेस ऑक्यूपाइड होगी बाय वाटर। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एंड कन्वर्ट इनटू आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, एंड इन आइस वाटर ऑक्यूपाई 9% more space
इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यू में बार बार पूछा गया है, इसलिए आपने इसे याद रखना है। 9% मोर स्पेस देन लिक्विड वाटर। एक्चुअली हुआ क्या, आपने टेम्परेचर कम किया, वॉल्यूम कम हुआ। आप टेम्परेचर कम करते गए, वॉल्यूम कम होता गया। क्यों कम होता गया? वॉल्यूम इसलिए कम होता गया क्योंकि जब टेम्परेचर ज़्यादा था, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा थी, मोशन ज़्यादा थी, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा अपार्ट थे। आपने टेम्परेचर कम किया, एनर्जी कम हुई, काइनेटिक एनर्जी कम हुई, मॉलिक्यूल्स की मोशन कम हुई, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब करीब आ गए। आपने टेम्परेचर और कम किया, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के और करीब आए, वॉल्यूम कम होता गया। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो वॉल्यूम था वो यहाँ तक आते आते कम होता गया, मतलब यहाँ तक आते आते डेंसिटी मैक्सिमम हो गई। ये वर्ड्स बुक पे लिखे हुए हैं, आप इन्हें ज़रूर बुक से भी एक बार देखिएगा। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो डेंसिटी थी वाटर की वो क्या थी? मैक्सिमम थी। 4 डिग्री सेंटीग्रेड से जब आपने टेम्परेचर को ज़्यादा डिक्रीज़ किया, यानी कि टेम्परेचर और नीचे ले गए, अब जो मॉलिक्यूल्स की मोशन थी वो इतनी कम हो गई, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के इतने करीब आ गए कि इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग आना शुरू हो गई, और जो वाटर था उसने आइस में अपने आप को कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। ये और जब आइस में कन्वर्ट करता है वाटर अपने आप को, मॉलिक्यूल्स अपने आप को अरेंज करेंगे, और जब अरेंज करेंगे तो 9% मोर स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे सुबह स्कूल में आप असेंबली टाइम से पहले अगर आप असेंबली हॉल में मौजूद हैं तो जितने आप स्टूडेंट हैं में भी आप आपस में बातें कर रहे हैं, करीब करीब खड़े हैं, एक दूसरे के गपशप कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही टीचर्स आते हैं और आपको कहते हैं जी अरेंज हो जाए अब सब लोग आप, तो आप वही जो काफ़ी ज़्यादा लोग थोड़ी जगह में ग्रुप फॉर्म में खड़े थे, जब आप अरेंज होते हैं तो ज़रा ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेते हैं। इसी तरह इन केस ऑफ आइस वाटर मॉलिक्यूल्स अरेंज होते हैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में, और जब अरेंजमेंट स्टार्ट होती है तो वाटर आइस के केस में 9% मोर स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। तो यहाँ से हमें एक और इन्फॉर्मेशन मिलती है, फॉर एमसीक्यू आप याद रखेंगे कि डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ये बेटे एमसीक्यू है, आपने इसे याद रखना है। ये पेपर में पूछा गया था, माइट पॉसिबल कि दोबारा भी रिपीट हो, तो आप इसे याद रखिएगा इसी तरह जी, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं जी। हमारी डिस्कशन चल रही थी स्ट्रक्चर ऑफ आइस के लिए। यहाँ तक तो हमने बता दिया आइस फॉर्मेशन होगी, जब आइस बनी तो 9% मोर स्पेस ऑक्यूपाई होगी। अब थोड़ी सी एक्स्ट्रा बातें हैं इस टॉपिक से हटके इसी टॉपिक में, कि जो आइस है वो वाटर सरफेस पे फ्लोट क्यों करती है। इसी तरह एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अंडर द सरफेस ऑफ वाटर, यानी कि एक जमी हुई एक पोंड में या लेक में जो नीचे एक्वेटिक लाइफ है वो किस तरह सर्वाइव कर रही है। तो अब उन क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं आगे। मैं क्वेश्चन बाद में लिख दूंगा, पहले मैं ज़रा डिस्कशन कर दूं आंसर की, उसके बाद क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे कि हाउ आइस फ्लोट ऑन सरफेस ऑफ वाटर। तो अब जब आइस देखें, मैंने आपसे कहा कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे डेंसिटी क्या हो गई? मैक्सिमम हो गई। आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी कम होगी। 4 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर कम करेंगे तो वॉल्यूम फिर इंक्रीज हो जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, डेंसिटी फिर डिक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब 4 से आगे भी डेंसिटी कम हो रही है, 4 से पीछे भी डेंसिटी कम हो रही है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे डेंसिटी क्या है? मैक्सिमम है। आइस कब बनती है? एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब आइस बनी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 9% मोर स्पेस ऑक्यूपाई की, मोर वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया। इसका मतलब वॉल्यूम बढ़ गया, तो अकॉर्डिंग टू द फार्मूला अगर आप देखें तो डेंसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल थी वॉल्यूम के। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वॉल्यूम दोबारा बढ़ गया तो आइस की जो डेंसिटी है वो वाटर से कम होगी। अब हर वो चीज़ जिसकी डेंसिटी वाटर से कम होती है वो वाटर की सरफेस पे फ्लोट करती है, और हर वो चीज़ जिसकी डेंसिटी वाटर से ज़्यादा है वो वाटर में सिंक होती है, डूबती है। ठीक है, अब आते हैं डिस्कशन की तरफ। वो कहता है जी कि एज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर इज कन्वर्टेड
इनटू आइस, वाटर किस में कन्वर्ट हो गया जी, आइस में कन्वर्ट हो गया। एंड आइस ऑक्यूपाई 9% मोर स्पेस देन वाटर, और आइस की जो 9% मोर स्पेस ऑक्यूपाई करती है लिक्विड वाटर से। एंड हैव, आइस के लिए बात हो रही है, लोअर डेंसिटी, कि आइस जो है इसकी जो डेंसिटी है वो कम है एज कंपेयर टू लिक्विड वाटर। आइस जो है इसकी डेंसिटी कम है लिक्विड वाटर से, और मैंने आपसे बात की कि हर वो चीज़ जिसकी डेंसिटी पानी से कम होगी वो पानी की सरफेस पे फ्लोट करेगी। तो आइस की डेंसिटी लोअर है एज कंपेयर टू वाटर, तो अब होगा क्या कि दैट्स वाई आइस फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। सरफेस ऑफ वाटर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नेक्स्ट बात मैं आगे से स्टार्ट कर लूँगा। आइस फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। तो यहाँ पे इसका मतलब आप क्वेश्चन लिख सकते हैं कि वाई आइस फ्लोट ऑन सरफेस ऑफ वाटर, वाई आइस फ्लोट ऑन सरफेस ऑफ वाटर। लें जी बेटा, इसको नोट ज़रूर कीजिएगा। ये सारी डिस्कशन थी, मैं बोल के भी आगे जा सकता था, लेकिन बोर्ड पे लिखने का मकसद यही है कि आप लोग एटलीस्ट इसे नोट ज़रूर करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा इसी टॉपिक का जो रिमेनिंग पार्ट है उसकी तरफ चलते हैं। चलें जी, उसके बाद इसी टॉपिक से रिलेटेड हमारा जो रिमेनिंग पार्ट है, उन्होंने कहा जी कि हाउ एक्वेटिक लाइफ सर्वाइव बीनीथ द फ्रीज वाटर, या फ्रीज पॉन्ड या फ्रीज लेक, यानी कि जमी हुई जो नदियां हैं, झीलें हैं, इनके नीचे एक्वेटिक लाइफ में एक्वेटिक प्लांट्स आ जाते हैं, फिशेस वगैरह आ जाती हैं, ये किस तरह सरवाइव करती हैं, और यहाँ पर आपने इसे डिस्कस करना है। अब बात सारी इसी कॉन्सेप्ट में ख़त्म होनी है कि आइस हमेशा लिक्विड वाटर की सरफेस पे रहती है, ठीक है। अब होता क्या है, पहले ज़रा सुन लें, उसके बाद फिर हम इसे लिख भी लेंगे। मोस्टली लेक्स में या पॉन्ड्स में जो हमारे पास अपर एटमॉस्फेयर होता है, अगर ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड या इसके करीब टेम्परेचर है, तो वाटर की जो अपर लेयर है, इतना लोअर टेम्परेचर डायरेक्ट अपर लेयर को मिलेगा, और वाटर की लेक में जो अपर लेयर है, इस लेयर के मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर इतना कम होता जाता है कि उनकी मोशन कम होती जाएगी, और वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती जाएगी, और जनाब वो किस में, आइस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। अपर लेयर के मॉलिक्यूल आइस में कन्वर्ट हुए, उसके बाद मॉलिक्यूल्स आइस में कन्वर्ट हुए, मतलब एक स्पेसिफिक लेयर जो है सरफेस पे, वो आइस में कन्वर्ट हो जाती है। अब यही जो आइस है ये एज इंसुलेटर काम करती है, और इतने ज़्यादा कम टेम्परेचर को नीचे वाले जो वाटर है उसका जो स्लाइडली वार्मर टेम्परेचर है, जो स्लाइडली ज़्यादा टेम्परेचर है एज़ कम्पेयर टू द एटमॉस्फेयर, तो नीचे वाले पानी का टेम्परेचर 0 तक नहीं आने देती, और इस तरह जो नीचे वाला पानी है सरफेस से वो फ्रीज नहीं होता, और उसमें जो भी एक्वेटिक लाइफ है वो इजीली सर्वाइव करती है। तो बड़े वर्डिंग देते जाइएगा, आप लोग नोट भी करते जाइएगा साथ साथ। वो यहाँ पे कहते हैं जी कि एज टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर as temperature of atmosphere decreases, the temperature of upper layer of water, यानी कि जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है ये क्या करता है, ये डिक्रीज कर देता है टेम्परेचर को। किसके टेम्परेचर को? जो आपके पास वाटर की जो अपर लेयर है, कहाँ के वाटर की? ऑफ लेक्स और पॉन्ड्स के, लेक्स और पॉन्ड्स का जो आपके पास अपर लेयर है, उस वाटर की लेयर का टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं, और टेम्परेचर डिक्रीज होते होते अगर 0 पर पहुंच जाए तो इसका मतलब ये जो अपर लेयर है ये किस में कन्वर्ट होगी? आइस में। एंड दिस अपर लेयर
सॉरी, बार बार सेम स्पेल मिस्टेक। दिस अपर लेयर कन्वर्ट्स इनटू वाटर, और ये जो अपर लेयर है सॉरी कन्वर्ट होगी किसमें, आइस में। अब जब ये अपर लेयर आइस में कन्वर्ट हो जाएगी तो ये आइस लेयर ही क्या करेगी, काम करेगी एज इंसुलेटर। नाउ दिस लेयर ऑफ आइस act as insulator किसके लिए जी, फॉर द वाटर beneath दिस आइस लेयर, कि ये जो लेयर बन गई यही आइस क्या करेगी, एज इंसुलेटर काम करेगी। किसके लिए, इसी आइस के नीचे वाला जो वाटर है उसके लिए। तो नीचे वाला वाटर फिर फ्रीज नहीं होगा, हेंस लोअर वाटर विल नॉट फ्रीज, लोअर जो वाटर है वो फ्रीज नहीं होगा, एंड एक्वेटिक लाइफ survive in this slightly warmer water। तो ये जो एक्वेटिक लाइफ है वो इस स्लाइटली वार्मर वाटर में क्या करेगी, सरवाइव करती जाएगी। तो बेटा यहाँ पे आप क्वेश्चन बना सकते हैं जी क्या, कि हाउ एक्वेटिक लाइफ सरवाइव इन फ्रीज लेक्स एंड पोन्ड्स, लेक्स एंड पोन्ड्स, कि किस तरह फ्रीज नदियों में एक्वेटिक लाइफ सरवाइव करती है। तो यहाँ तक तो बेटे हाइड्रोजन बॉन्डिंग सॉरी स्ट्रक्चर ऑफ आइस था। अब इसके बाद है जी हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, लेकिन टाइम कम होने की वजह से इस टॉपिक को हम आज डिस्कस नहीं करेंगे। इससे नेक्स्ट अगर आप टॉपिक देखेंगे तो दैट इज़ आपके पास नेक्स्ट टॉपिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन पेंट्स, डाइज एंड टेक्सटाइल मटेरियल। ये मैं बोर्ड पे नहीं लिखूंगा, ये मैं आपसे वैसे ही डिस्कस करूंगा कि वो कहते हैं जी कि हमारे पास ये जो पेंट्स वगैरह हैं, जितने भी डाइज वगैरह हैं, अगर आप इन्हें देखें तो ये अडहेसिव मटेरियल है, इनमें स्टिक होने की प्रॉपर्टी मौजूद है, इनमें चिपकने की प्रॉपर्टी जो है वो मौजूद है, और ये जो स्टिकिंग प्रॉपर्टी है इसे ही हम अडहेशन कहते हैं। ये अडहेशन पेंट्स और डाइज में मौजूद है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इसी की वजह से ये जो पेंट्स और डाइज वगैरह हैं इनमें जो चिपकने की या स्टिकिंग पावर है वो इन्हांस हो जाती है। इसी तरह टेक्सटाइल में अगर आप देखें तो टेक्सटाइल मतलब जो भी ये जो क्लोथिंग वगैरह है, बहुत सारे सिंथेटिक फाइबर्स मौजूद हैं जिनमें टेंसाइल स्ट्रेंथ मौजूद है, मतलब लचक मौजूद है, और ये लचक वगैरह किस वजह से है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की ही वजह से है। इससे पीछे हमारे पास क्लीनिंग एक्शन वाला टॉपिक था, उससे भी ज़रा साथ साथ देख लें। मैं बोर्ड पे नहीं लिख रहा क्योंकि बोर्ड पे लिखने की इनको ज़रूरत नहीं है। क्लीनिंग एक्शन में होता क्या है, अगर आप इसे बुक से पढ़ेंगे तो बुक में बात कंप्लीट नहीं लिखी हुई, मैं थोड़ा सा इसे कुछ बोर्ड पे एक्सप्लेन कर देता हूँ विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो बड़े ज़रा साथ साथ देखिएगा कि किस तरह हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग को सोप्स वगैरह में इस्तेमाल करते हैं फॉर क्लीनिंग एक्शन। लेट्स सपोज कि ये हमारे पास कोई फाइबर है या कोई क्लोथ है, और उस क्लोथ का ये फाइबर है। अगर आप कभी कपड़े को करीब से देखेंगे तो उसमें इस तरह फाइबर जो है वो धागे मौजूद होते हैं, इस तरह उस कपड़े में धागे मौजूद हैं। अगर आप सोप्स वगैरह को देखेंगे तो सोप या डिटर्जेंट की अगर मैं बात करूं तो उसमें एक नॉन पोलर पार्ट होता है और सोप्स में एक पोलर पार्ट होता है। सोप के दो पार्ट्स होते हैं, एक नॉन पोलर पार्ट है और एक पोलर पार्ट है। ये मैंने आपसे कहा जी, फर्ज करें कोई फाइब्रिक मटेरियल था जिसमें ये वो डस्ट है या वो मतलब आपने इसे साफ करना है इस फाइबर में से।
अगर हम अज्यूम कर लें कि ये जो डस्ट है या जो भी ये यहाँ पे लगा हुआ है, अगर ये पोलर पार्ट है, तो सोप को जब आप इस फाइबर पे अप्लाई करते हैं तो सोप का पोलर पार्ट इस फाइबर में मौजूद इस डस्ट के पोलर पार्ट से अटैच हो जाएगा, क्योंकि पोलर पोलर एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन रखते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होगा नेक्स्ट, ये जो वाटर है जब आप वॉशिंग करते हैं तो विद द हेल्प ऑफ वाटर कर रहे हैं, वाटर भी पोलर है, वाटर इज आल्सो पोलर, वाटर भी हमें पता है क्या है, पोलर है। तो इसका मतलब जब ये पोलर यहां पे अटैच हो जाएगा, अटैच करने के बाद आप वाटर से वॉश करने जाते हैं, वाटर भी पोलर है, वाटर फिर इस सारे पोलर पार्ट को ड्यूरिंग वॉशिंग यहां से खींच लेगा फाइबर में से, क्योंकि ये पोलर पार्ट वाटर के साथ भी अट्रैक्शन रखता है, तो वाटर इस सारे पोलर पार्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और इस तरह इस कपड़े में लगी हुई डस्ट या जो भी स्टेन है, इन स्टेन को यहाँ से रिमूव कर लिया जाएगा। तो इस तरह सोप डिटर्जेंट से आप क्लीनिंग एक्शन भी करते हैं और उसमें भी कहीं ना कहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही मौजूद है। तो ये बेटे आज का टॉपिक था। इसमें से सिर्फ स्ट्रक्चर ऑफ आइस जो कि मैंने पूरा बोर्ड पे लिखा, ये 2010 में मेरा ख्याल ये क्वेश्चन आया भी हुआ है एज लॉन्ग क्वेश्चन, तो आपने इसे देखना है। बाकी अपना जो मैंने बोर्ड पे लिखा एज इट इज़ आपने नोट कर देना, आपके लेक्चर नोट्स बन जाएंगे। यूनिक नोट्स ज़रूर देखिएगा और अपने लेक्चर नोट्स ज़रूर बनाइएगा। ठीक है, इसके अलावा बेटा घर पे रहें, सेफ़ रहें, घर वालों को सेफ़ रखें। अगर आप घर पे रहेंगे तो ये जो वायरस है इससे सेफ़ रहेंगे। इसके अलावा नमाज़ पढ़ें, अल्लाह ताला से दुआ करें कि ये जो मुश्किल हालात आ गए हैं हमारे ऊपर, अल्लाह ताला हमें बचाए इन मुश्किल हालात से। हमारे घर वालों को सेफ़ रखें, अपने बड़ों से अदब करें, उनका बच्चों से प्यार करें और स्टडीज़ करते रहें, क्योंकि पिछली बार तो एग्ज़ाम नहीं हुए, दैट्स लक है वो स्टूडेंट्स की। आपके तो खैर फिर भी 10th क्लास के हो ही गए थे। तो अब ये है कि एग्ज़ाम ज़रूर होने हैं, SOPs बन चुके हैं, कॉलेजेस भी जो है मेरा ख्याल है खुल जाएंगे एज सुन एज़ पॉसिबल, एकेडमीज़ भी जो हैं वो ओपन हो रही हैं। तो बी रेडी के चीज़ें मामूल पे आना शुरू हो गई हैं। तो बस अपनी तैयारी शुरू करें, पढ़ते जाएं। एकेडमिक ईयर आपका तकरीबन 4 से 5 माह गुजर चुके हैं। ठीक है, तो अभी भी अगर आप एक्टिव नहीं हुए तो स्टडीज़ के लिए बेटे एक्टिव हो जाएं, ताकि फर्दर टाइम ना वेस्ट हो आपका। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। आप इस टॉपिक को अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा। थैंक यू बेटे, अल्लाह हाफिज़।